अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बचत प्रवृत्ति एवं बचत फलन का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आइए, हमने आपको बताया था उपभोग फलन क्या होता है। उपभोग फलन में हमने ये आपको बताया था कि उपभोग फलन की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं, कौन कौन से उपभोग होते हैं, प्रेरित उपभोग, स्वायत्त उपभोग क्या होते हैं। और हमने ये बताया था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में हमने बताया था। इसके बारे में हमने ये भी बताया था कि ये बचत वक्र कैसा होता है। इसके बारे में हम आज फिर से दोबारा से अध्ययन कर लेते हैं कि ये बचत वक्र क्या है। देखिए, ये बाई और ओ और एक सच्चाई है। इस पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ये मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो होता है प्रेरित बचत वक्र। और हमने जब उपभोग फलन के बारे में बताया था तो हमने कहा था यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं उपभोग फलन, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी हम उपभोग फलन को शुरुआत कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ए जो बिंदु है, यहाँ से हमने उपभोग फलन को डाला हुआ है। और हमने ये बताया था कि ओ के बिंदु से नीचे बिंदु होता है, यानी 0 से वो निगेटिव पक्ष होता है। यहीं से, जहाँ से जितना स्वायत्त उपभोग होगा उतना ही स्वायत्त बचत वक्र होगा, वहीं से स्वायत्त बचत वक्र शुरू होगा। लेकिन इसमें क्या है, जितना ये पॉजिटिव होगा यानी ये धनात्मक होगा, उतना ही ये ऋणात्मक होगा। और अब देखिए, मैंने आपको बताया ब्रेक इवन बिंदु क्या है, जहाँ पर क्या होता है, C बराबर बाई होता है और S बराबर 0 होता है, यानी जहाँ पे कंजप्शन और जो जितनी इनकम है वो बराबर होती है, और S यानी सर हमारी सेविंग्स होती है वो होती है बराबर 0 के। कहाँ पर होती है, वो ब्रेक इवन बिंदु पर होती है। ये मैंने आपको ब्रेक इवन बिंदु में बताया था कि ब्रेक इवन बिंदु से हम इसे जो नीचे आते हैं ये नेगेटिव पक्ष होता है, और ये जो हमारे लाइनिंग में जो पक्ष दिख रहा है ये अबचत है। अबचत तो भोग और अबचत में स्वायत्त उपभोग जरूर होगा, चाहे हमारी आय शून्य हो, लेकिन अबचत में ये जरूरी नहीं है कि हमारी आय शून्य हो। अबचत कब होती है, अबचत जब होती है जब हमारी आय जो है कम होती है और हमारा उपभोग ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये ई बिंदु पर, यहाँ पर जो ब्रेक इवन बिंदु है ई बिंदु दिखा रहा है, और यह बिंदु पर क्या है, यहाँ पर S बराबर 0 के है। और यहाँ पर क्या है, जितना उपभोग है, जितनी आय है, उतना ही यहाँ पर उपभोग है, यानी C बराबर बाई और S बराबर 0 के। तो यहाँ पर कितनी है आय, बचत कैसी है, यहाँ पर शून्य है बचत, और यहाँ पर कैसी है, अबचत है। जैसे ये बचत बढ़े ऊपर जाएगी, वैसे वैसे ये धनात्मक बचत वक्र कहलाएगा। यानी बचत कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की है। और बचत हमेशा ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन आय और रोजगार ऋणात्मक नहीं होते हैं। इससे हमने इस बात को समझा। और आइए अब हम जान लेते हैं कि बचत प्रवृत्ति या बचत फलन क्या है। बचत प्रवृत्ति एवं बचत फलन को देख लेते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बचत। जिस आय का उपभोग नहीं किया जाता है उसको क्या कहलाता है, वो बचत कहलाता है। और इसी आय और उपभोग के जोड़ को बचत कहते हैं। यानी आय, उपभोग और बचत के जोड़ को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बाई हमारी आय है, मान लीजिए 100 रुपए है, और इसमें से मैंने 60 रुपए का उपभोग कर लिया तो हमारी कितनी बची, 40 बची, और 40 जो बची उसको हम बचत कहेंगे। यानी उपभोग और बचत के जोड़ को आय कहते हैं। ठीक है। कीज के अनुसार बचत जो है वो आय का फलन है, अर्थात आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और अगर आय घटेगी तो बचत भी घटेगी। जैसा कि देखिए, मैंने इसमें लिख भी रखा है, बचत प्रवृत्ति एवं बचत फलन क्या कहलाता है। बचत और आय के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही बचत फलन कहते हैं। और बचत और आय के मध्य धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध कैसा होता है, यानी आय बढ़े तो बचत भी बढ़े एक ही दिशा में,
आय घटे और बचत भी घटे, तो ये होता है धनात्मक संबंध होता है ये। और इसके बाद है कि बचत प्रवृत्ति आय एवं बचत के मध्य औसत एवं सीमांत संबंध को स्पष्ट करती है। देखिए कैसे करती है, जैसे यस बराबर, हमने आपको पिछले वीडियो में जब बताया था कि ये क्या है, ये है बचत फलन। ये क्या है, ये बचत फलन है, यानी यस बराबर माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस बाई। तो समझ गए ना, ये है उपभोग फलन से। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उपभोग फलन से हम कैसे बचत फलन को निरूपण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया था कि हमने कैसे इसको किया है। आप इसके लिए आप मेरे वीडियो में जाइए और मेरे वीडियो को उपभोग फलन को आप देखिएगा ध्यान से, तो आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, और अब देखिए ये यस क्या है, यानी बचत क्या है, वो है फंक्शन ऑफ बाई। वो किसका फलन है, यानी किसका फंक्शन है, आय का फंक्शन है। यदि आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, यदि आय घटेगी तो बचत भी घटेगी। अब हमने आपको बताया था कि जो स्मॉल एस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस बी के। और बी क्या है, बी है स्मॉल बी क्या है, ये एमपीएस के बराबर है। तो देखिए आइए अब हम जो हमारी जो बचत प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, वो है दो प्रकार की। कैसी, पहली तो है सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एमपीएस, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और दूसरी क्या होती है हमारी औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं। इसके बारे में हम उपभोग फलन में भी इसको पढ़ चुके हैं। उसमें हमने उपभोग को यानी सी कंजप्शन को पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि औसत उपभोग फलन क्या, उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। उसी तरीके से ये बचत प्रवृत्ति भी है। इसके बारे में भी हम जब अब आप एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। औसत प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, ये होता है। तो देखिए एपीएस क्या है, आय का वह भाग जो बचत किया जाता है और उसे औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अन्य शब्दों में बचत एवं आय का अनुपात ही औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन को लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद में मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ थोड़ा सा और कि कैसे औसत बचत प्रवृत्ति को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। हमने ये भी बताया कि धनात्मक संबंध कैसे होता है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो ये अनुपात वाई, तो क्या हम इसको बोलेंगे, ये अनुपात वाई यानी एपीएस बराबर बचत बटे आय। ठीक है, इसका का कि एपीएस बराबर 1 माइनस एपीसी। अगर हम जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है इसको ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 में से हम एपीएस को घटा देंगे और हम एपीएस को ज्ञात करेंगे यानी औसत बचत प्रवृत्ति, तो हम इसको 1 में से एपीसी को घटा देंगे और जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसको घटाएंगे, जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये एपीसी का फार्मूला है यानी सूत्र है। अब देखिए इसको हम एक फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा है 0। तो देखिए हमारी जो हमने आपको बताया था कि स्वायत्त उपभोग, मान लीजिए हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, जितना हमारा ये शुरू हुआ है स्वायत्त उपभोग वहीं से हमारी बचत शुरू होगी, लेकिन ये हमारा प्लस में होगा और ये हमारा निगेटिव में होगा, ये हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो देखिए ये औसत प्रवृत्ति है। तो औसत प्रवृत्ति क्या है, जो यहाँ पर जो ये भाग है ये अबचत कहलाएगा और ये यहाँ पर हमारी बचत शून्य हो जाएगी और यहाँ पर हमारी बचत धनात्मक हो जाएगी। तो हमने इस तरह से आपको बताया था कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कहता है कि आपको यहाँ पर हमने कोई ये के बिंदु डाल दिया, मान लीजिए आप ये कहता है के बिंदु पर हमारी बचत कितनी थी, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, और ये हमारी बाई है, इधर हम बचत दिखा देंगे। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि यानी ये जो है हमारी बचत के बिंदु पर अगर पूछता है तो हम कैसे इसको दिखाएंगे, यानी एपीएस बराबर कैसे लिखेंगे, के बाई हमारी क्या है, बचत है, तो बचत ऊपर जाएगी
के वाई, और हमारी ए के कितनी हो गई, ए के, ये हमारी आय हो गई, क्योंकि आय हमेशा आय इधर हम दिखाते हैं और बचत हम इधर दिखाते हैं। ठीक है, तो आय बचत और स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त बचत में क्या अंतर है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसको आप पिछले वीडियो को देखिएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको हमारे पुराने वीडियो देखना अति आवश्यक है। यदि हमारे आप उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति ने और ये सब आप नहीं देखेंगे, हमने आपसे बताया था जब रोजगार का सिद्धांत पढ़ाया था तब हमने कहा था कि हमें 3 अवधारणाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। एक उपभोग की फलन, दूसरा है बचत फलन और तीसरा है निवेश फलन। हम इस समय बचत फलन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको निवेश फलन के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। तो इसके लिए पहले आप इसको देख लीजिए। अब आपने देख लिया कि एपीएस को हम ज्ञात करें तो कैसे, यानी के बिंदु पर हमारी कैसे एपीएस है, यानी के वाई हमारी क्या है, ये हमारी है बचत, यानी कि हमारा यस ऊपर जाएगा। ठीक है, और हमारी जो वाई है वो नीचे हमारी नीचे आएगी। देखिए यस बराबर वाई। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया हमारी कैसी हो गई। जैसे ये ए के जो है हमारी आय है और के वाई हमारी बचत है। तो हम ऐसे एपीएस को निकाल लेंगे। अब देखिए औसत बचत प्रपत्र की विशेषताएं क्या है। पहली इसकी विशेषता है कि एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बचत कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। बचत कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए हमारी आय 100 रुपये है और हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी? नहीं होगी हमारी बचत 150, क्योंकि हम बचत कभी भी आय से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। इसीलिए सिंस एपीएस यानी यस कैन नॉट बी ग्रेटर देन वाई, देन यस अपॉन वाई कैन नॉट ग्रेटर देन 1। तो एमपीएस कितना होगा हमारा, सॉरी एमपीएस नहीं एपीएस। तो ये थी इसकी पहली विशेषता, यानी औसत बचत प्रपत्र की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत पहली विशेषता है एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ये एपीएस लेस देन 1, जब ये लेस देन 1 कब होता है, ये 1 से कब कम होता है, 1 से कम कब होता है एपीएस, जब बचत जो होती है आय से कम होती है। कैसे कि मान लीजिए वाई बराबर है 100 के और हमारी जो यस है यानी बचत है वो बराबर है 50 के। ऐसी स्थिति में हमारी जो एपीएस है वो 1 से लेस होगी, लेस देन 1। तो देखिए कैसे, यानी यस लेस देन वाई, देन यस अपॉन वाई यानी 1 और एपीएस 1 लेस देन 1। इसी इसकी विशेषता क्या है, क्या है, एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें अनिवार्य उपभोग करना, जो अनिवार्य हमारा उपभोग है वो अति आवश्यक है। अगर हम अनिवार्य उपभोग नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। तो इसलिए अनिवार्य उपभोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए मेरी आय 100 है, वाई बराबर 100, और हमने अगर यस भी बराबर 100 कर ली तो हमारा सी क्या होगा, बराबर 0 के। ये स्थिति कभी भी नहीं हो सकती। ये मैंने आपको उपभोग फलन में बताया है कि हमारी आय 0 होने पर भी स्वायत्त उपभोग तो होगा ही होगा, क्योंकि जो जीवन जीने के लिए हम भोजन तो करेंगे ही करेंगे, भले ही अच्छा करें या खराब करें, कैसा भी करें, तो स्वायत्त उपभोग हमें करना ही पड़ेगा। तो जो हमारी बचत पर औसत बचत प्रपत्र की जो विशेषता है उसकी तीसरी विशेषता ये थी कि एपीएस कैन नॉट इक्वल टू 1, ये कभी भी एक के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी आय होगी उतनी संपूर्ण को बचत तो नहीं कर सकते हैं, बराबर जो होती है वो कभी भी 0 के नहीं हो सकती है। इसीलिए यस कैन नॉट बाई देन यस अपॉन वाई इज इक्वल कैन नॉट 1। ठीक है, तो ये और एपीएस कितना हुआ, तो एपीएस भी नॉट 1। ठीक है, इसकी विशेषता है एपीएस
ग्रेटर देन जीरो। हाँ, ये जीरो कब, जीरो से बड़ी कब होती है? जब आय का कुछ हिस्सा बचा लिया जाए। मान लीजिए हमारी आय 100 रुपए है और हमने उसमें से बचत कितनी करी? 40 रुपए। अब हम इसकी जो हमारा समीकरण है उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं 40/100। तो हम इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाएंगे, 5 चौके 20, यानी ये 0.4 के हमारी बचत आ गई। तो ये कैसी है? ये है हमारी प्लस, धनात्मक है यानी। तो ये धनात्मक होती है क्योंकि जब आय का कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है तो ये बचत जब हमारी होती है वो बचत धनात्मक होती है। 0.4 है, ये धनात्मक है। तो इसीलिए एपीएस कैसी है? एपीएस भी धनात्मक है ना। और फिर क्या होता है जब, तो ऐसे में क्या होता है? एस जो है वो ज़्यादा कम है बाई से, लेकिन है तो धनात्मक, और देन यस अपॉन वाई ग्रेटर देन जीरो। और फिर एपीएस कैसी हो गई? पीएस ग्रेटर देन जीरो। अगली विशेषता इसकी क्या है? एपीएस बराबर है जीरो के। ये स्थिति एपीएस का जीरो के बराबर होती है? हाँ होती है। कब होती है? जब संपूर्ण जो आय होती है, मान लीजिए हमारी वाई आय है हमारी 100 रुपए और हमने कंज्यूम कर लिया कितना? 100 रुपए भी हमने खर्च कर लिए, तो हमारी यस कितनी हो गई? बराबर हुई जीरो के। तो एपीएस जीरो कब होता है? जब संपूर्ण आय को खर्च कर दिया जाता है, तब हमारी होती है हमारी बचत जीरो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एपीएस भी बराबर जीरो के होता है, जीरो के। जहाँ पर यस बराबर जीरो होता है वहाँ, और सी बराबर बाई होता है, वहाँ पर क्या होता है? बचतें हमारी शून्य होती हैं। जहाँ पर जितनी आय होती है उतना ही हम कंज्यूम कर देते हैं, यानी सी बराबर बाई के, तो यस बराबर जीरो के होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है? यस अपान वाई इज इक्वल जीरो। ठीक है, तो हमारा एपीएस कैसा हुआ? एपीएस इज इक्वल जीरो। औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति को, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए, औसत प्रवृत्ति को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि आय का वह भाग जो बचत कर लिया जाता है वो औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है, और आय का अनुपात ही औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। अब उसी तरीके से ये सीमा, इसमें देखिए आय में परिवर्तन का वह भाग, देखिए हमने परिवर्तन शब्द नहीं लिया था, ये मैंने आपको उपभोग प्रवृत्ति में भी बताया है। सीमांत बचत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के अंतर्गत भी बताया कि परिवर्तन जहाँ पर आ जाता है वहाँ अर्थशास्त्र में, तो ये एम से हम इसको दिखाते हैं। आय में परिवर्तन का वह भाग जो बचत किया जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। अन्य शब्दों में बचत में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। यानी एमपीएस इज इक्वल डेल एस बराबर डेल वाई, और एमपीएस बराबर बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। तो ये इस प्रकार से इसका ये समीकरण बनता है। अब है एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। अगर हमें एमपीएस ज्ञात करना है तो हम 1 में से एमपीसी को घटा देंगे, और अगर हमें एमपीसी ज्ञात करनी है तो 1 में से हम एमपीएस को घटा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगी। ये इसका दूसरा सूत्र, इसको हम सिद्ध भी करके आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा बचत और सीमांत बचत प्रवृत्ति का ये कर्व है। यानी हमने आपको बताया था कि जितना हमारा स्वायत्त उपभोग होता है उतना ही ये ऋणात्मक होता है बचत का जो कर्व होता है। और देखिए ये हमारा एसीएस बचत है, और ये क्या है हमारी, पहले ई बिंदु पर कितनी थी हमारी बचत? ए यानी ई और बाई ए बिंदु पर, तो एफ बिंदु पर कितनी हो गई? एफ और बाई क्या हुई? हमारी बचत हो गई, यानी ये बचत है और ये हमारी आय है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? देखिए यस अपॉन बाई डेल वाई बराबर एमपीएस बराबर क्या होगा? एफ वाई वन ये हमारी बचत है। कितनी बचत है? कहाँ? एफ बिंदु पर। और आय कितनी है? आय हमारी कितनी है? देखिए आप, ए1 और एफ, ये हमारी आय है। इस प्रकार से हम इस फार्मूले को इस आधार पर इसको निकाल लेंगे। और भी बचत की वृद्धि होती है वो आय की वृद्धि का भाग लगा करके, यानी जो बचत प्रवृत्ति है परिवर्तन है, और आय में भी जो परिवर्तन है
इसका भाग दे करके हम सीमांत बचत प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं। तो इसका हमने ये फिगर बनाया है, जिसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और आप इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि आप अगर नोटबुक अपने नोट्स नहीं तैयार करेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे किसी भी प्रश्न को। तो अपनी फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और अपने नोट्स को जरूर तैयार रखिए। हर से आप एग्जाम देने जाएंगे तो यही नोट्स आपके काम आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। जैसे देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं, पहली विशेषता है इसकी कि एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये एक से अधिक, यानी बचत में परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं होता है। इसीलिए एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी ये कभी भी एक से अधिक नहीं होगी। डेल्टा एस कैन नॉट ग्रेटर देन डेल्टा वाई, देन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इसीलिए एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। की दूसरी विशेषता है कि जो एस कैसा है, लेस देन 1, यानी जब बचत में परिवर्तन कैसा होता है, बचत में परिवर्तन कैसा होता है, आय से कम होता है, तब एमपीएस 1 से कम होता है। कैसे कम होता है कि मान लीजिए मेरी आय जो है वो कितनी है, बराबर है 100 के, और हमारी बचत कितनी है, हमारी बचत है बराबर 40 के। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 1 के बराबर होगी। देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि हम 40 को जब हम भाग देंगे 100 से तो 0.4 आएगा, जो कि 1 से कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और तीसरी इसकी विशेषता है कि जो क्या है कि एमपीएस ग्रेटर देन 0। ये कब होता है, ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब बचत में परिवर्तन क्या होता है, जब बचत में परिवर्तन यानी इसमें जो परिवर्तन होता है एक ही दिशा में होता है, तब होता है। तो या तो ये बाई घटे तो यस भी घटेगा, और अगर ये बाई बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में ये 0 से अधिक होता है। देन डेल्टा वाई देन 0 एमपीएस ग्रेटर देन 0। ठीक, अब एमपीएस बराबर 0 की क्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। कब हो सकती है, जब आय में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई में परिवर्तन कैसा हो, यानी परिवर्तन हो, लेकिन इसके बावजूद भी यस कैसा हो, इसमें परिवर्तन कैसा हो, बराबर 0 के। तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है एमपीएस कैसी होगी, बराबर 0 के होगी। क्योंकि मान लीजिए हमारी आय में परिवर्तन कितना हुआ, 100 परिवर्तन हुआ, और हमारा यस कैसा रहा, बराबर 0 के। तो हम जब 0 को 100 से भाग देंगे, यानी डेल यस अपॉन डेल वाई इज इक्वल 0 अपॉन 100, तो कितना आएगा हमारा 0 के। ऐसी स्थिति में एमपीएस बराबर होगा 0 के, यानी आय में परिवर्तन के बावजूद भी हमारी बचत यदि 0 रहती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में मतलब बचत में जो परिवर्तन है वो 0 हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी एमपीएस बराबर होता है 0 के। समझ गए होंगे अब आप लोग। अब इसको अपनी कॉपी पे जरूर उतारते जाइएगा। निष्कर्ष में निकल कर आता है कि एमपीएस जो है, एमपीएस क्या होता है, वो 0 से लेकर, उसका मान कितना होता है, 0 से लेकर 1 के बीच होता है। अब एक प्रश्न आया है कि सिद्ध कीजिए एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, यानी 1 के बराबर होता है। तो देखिए एपीसी का क्या है फार्मूला, एपीसी का बराबर है सी अपॉन वाई, और एपीएस का बराबर है एस अपॉन वाई। ठीक है, अब जब इसको सिद्ध कर लेते हैं, यानी एपीसी प्लस एपीएस बराबर कैसा होगा, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि बाई बराबर, देखिए बाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस। बाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस होता है ना। हमने इसको जोड़ लिया है, जोड़ के बाई बराबर सी प्लस एस हो गया, तो क्या हुआ,
वाई अपॉन वाई और इज इक्वल 1 के। तो कितना क्या हुआ, यानी अब हम क्या करेंगे, हमारा एपीएस ने सिद्ध कर दिया कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 के होता है। इसी तरीके से हम सीमांत बचत प्रवृत्ति को भी देख लेते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर है 1 के। तो क्या है, एमपीसी का क्या फार्मूला है, डेल सी अपॉन डेल वाई। एमपीएस का फार्मूला है डेल एस अपॉन डेल वाई। अब इसको क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम डेल वाई बराबर क्या होता है, डेल वाई बराबर क्या होता है, डेल सी प्लस डेल एस। समझ रहे हैं ना वाई, तो हम इसको भी इसका मान रख देते हैं वाई, यानी डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल 1 के। ठीक है ना। अब ये देखिए हमने इसको सिद्ध कर दिया कि कैसे एपीसी और एपीएस बराबर 1 के होता है और एमपीसी और एमपीएस बराबर 1 के होता है। तो हम इसको कैसे इसका मान रख करके हमने और इसको निकाल दिया है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी बाई का मान होता है सी प्लस एस, तो हमने बाई रख दिया। और यहाँ बाई डेल वाई का मान क्या होता है, डेल सी प्लस डेल एस, तो इसके और अपान बाई, इस प्रकार से हमने डेल अपॉन वाई करके हमने इसको निकाल दिया है अपन बन के। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे अब कि बचत फलन और बचत प्रवृत्ति क्या है। बचत फलन और बचत प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद मैंने सीमांत बचत प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति को बताया कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, यानी आय का वह भाग जो हम बचत किया जाता है, यानी उपभोग नहीं किया जाता है। और औसत बचत और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति आप लोग सभी लोग जानते हैं, यानी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप बचत में क्या परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। हमने आपको फिगर के द्वारा समझाया, इस सवाल के द्वारा समझाया, विशेषताएं इसकी अच्छे से बताई कि कब वो 0 से कम होती है, कब 1 से कम होती है, कब 1 के बराबर होती है, कब 0 के बराबर होती है। तो ये लेस देन ग्रेटर देन मैंने आपको सारे अच्छे तरीके से समझा दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे निवेश फलन के बारे में। निवेश भी 2 प्रकार का होता है, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। इसका हम विस्तार से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और इसके साथ में ही मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करती हूँ और आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बच्चों, इसी आशा के साथ आज का वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।